हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि ये वीडियो होने वाली है द्वितीय वर्ष के विषय संज्ञान, अधिगम और बाल विकास के एमसीक्यूज के ऊपर। जी हाँ, यहाँ हम सारे एमसीक्यूज के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है उनको हम आज सॉल्व करने वाले हैं, एक एक करके सभी इकाइयों को। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना मत भूलना। और अगर आप सारे वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सभी विषयों के वीडियो मिल जाएंगे। और नोट्स चाहते हैं, 90% हासिल करना चाहते हैं नोट्स पढ़कर, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, कॉल नहीं मैसेज करना है, वहां आपको सारे नोट्स इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी बहुत ही कम दाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और बात करते हैं कि पहला इकाई के एमसीक्यूज की। तो यहाँ पर देखिए, पहला, चिंतन की सबसे बड़ी पहचान क्या है? चिंतन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है भाई? चिंतन की सबसे बड़ी पहचान जो होती है वो होती है समस्या का समाधान। क्या होता है भाई? चिंतन की सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो समस्या का क्या होता है? समाधान होता है। अगला देखिए, चिंतन में निम्नांकित प्रणालियों में कौन सी शामिल है भाई? चिंतन में कौन सी प्रणालियां शामिल होती हैं? संश्लेषण, विश्लेषण, अमूर्तकरण, कौन सा भाई? उपरोक्त सभी शामिल होता है चिंतन में। तीसरा देखिए, चिंतन में पहला सोपान निम्न में से कौन सा है? चिंतन का पहला सोपान जो है वो विश्लेषण और संश्लेषण। याद देखिए, चिंतन का परिणाम निम्न में से कौन सा है? चिंतन का परिणाम क्या निकलता है? समस्या सुलझाओ। भाई सोच कर ही तो आप समस्या को सुलझा सकते हैं। पांचवा देखिए, मानव चिंतन जो है उसके विकास में अहम का संप्रत्य नियम निम्न में से किस आयु में होता है? अहम का मतलब होता है भाई हमारे अंदर जो शौक आता है, हमारे थोड़ा रिस्क, सेल्फ रिस्पेक्ट, घमंड जैसा कुछ आता है, तो उसका उनसी उम्र में आता है, किस आयु में होता है? तो ये होता है हमारे 6 माह के, इसमें क्या होता है? 6 माह के आयु में। दूसरा देखिए, तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? अगला सवाल हमारा है कि जो तर्क है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो तर्क जो होते हैं वो किस प्रकार की प्रक्रिया होते हैं? तो वो है भाई चिंतन का जटिल रूप है। तर्क जो है चिंतन का जटिल रूप है। अगला, इनमें से कौन सा चिंतन का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा चिंतन का प्रकार नहीं है? तो सही जवाब क्या होगा इसका भाई? अभिवृत्त्यात्मक। जी हाँ, अभिवृत्त्यात्मक यही चिंतन का प्रकार नहीं है। अगला, विशेष से सामान्य तक पहुंचने की तार्किक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाई इस प्रक्रिया को कहते हैं आगमनात्मक चिंतन। क्या कहते हैं इसे? आगमनात्मक चिंतन। अगला देखिए, मानव चिंतन निम्न में से किस पर विशेष रूप से निर्भर करता है? मानव का जो चिंतन होता है विशेष रूप से किस चीज पर निर्भर है? तो वो तर्क शास्त्र के ऊपर निर्भर होता है। अगला, चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो चिंतन जो है भाई वो जटिल मानसिक प्रक्रिया है, सोचते हैं, शारीरिक से नहीं, बहुत ही जटिल है और सोचना पड़ता है। अगला देखिए भाई, रिक्त स्थान की बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ देखिए, पहला देखिए कि चिंतन का सबसे पहला चरण कहाँ उत्पन्न होता है? भाई समस्या का उत्पन्न है ना, समस्या का पहला चरण ही चिंतन का चरण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, चिंतन का विकास बालक में किस वर्ष की आयु में आरंभ हो जाता है? किस वर्ष की आयु में आरंभ हो जाता है बालक में चिंतन का? ठीक है, तो ये होता है भाई 1.5 वर्ष, है ना, 1.5 वर्ष की आयु में, ध्यान रखिएगा। तीसरा, क्या चिंता का जटिल रूप है? तर्क ही है जो चिंता का जटिल रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, तर्क चिंता का जटिल रूप है। अगला, मानव चिंतन किस पर निर्भर करता है भाई? तर्क शास्त्र पर। मानव चिंतन तर्क शास्त्र पर निर्भर करता है। अगला, जटिल मानसिक प्रक्रिया क्या? चिंतन। जी हाँ, तो चिंतन जो है वो जटिल मानसिक प्रक्रिया है, ये ध्यान रखिएगा। तर्क चिंतन का जटिल रूप है। तो ये आपके ये हो गए खाली स्थान। अब बढ़ते हैं एक वाक्य की तरफ। एक वाक्य में जो शब्द हैं उनकी बात करते हैं। पहला देखिए, चिंतन मानसिक ज्ञान का ज्ञानात्मक पहलू है, यह तन की बातों से संबंधित मन की क्रिया है। यह परिभाषा किस व्यक्ति ने दी है? तो ये परिभाषा दी है भाई रॉस ने। किसने दी है परिभाषा? रॉस ने। अगला, चिंतन का विकास किस अवस्था में तीव्र गति से होता है? चिंतन का विकास जो होता है वो 7 से 15 वर्ष की अवस्था में बहुत तीव्र गति से होता है। जी हाँ, 7 से 15 किस आयु में? 7 से 15 वर्ष की आयु में, ठीक। चिंतन में किन किन सामग्री का उपयोग होता है? भाई चिंतन में बहुत सारी चीजें, पदार्थ, प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय, संकेत व चिन्ह, ये सब का इस्तेमाल होता है किसमें? चिंतन में। अगला, चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है क्योंकि समस्या चिंतन वस्तुओं के प्रतिस्थापन संबंधित होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भाई गिलफोर्ड का है। किसका कथन है ये? गिलफोर्ड। जी हाँ, गिलफोर्ड का कथन है। अगला, प्रतिक्रियाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों को मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। यह कथन किसका भाई? कॉगन और हेवरमैन का। किसका भाई? हेवरमैन, ठीक है।
कॉगन और हेवरमैन। तो आप लिख लीजिए कॉगन और हेवरमैन, ध्यान रखेंगे यहाँ पर कॉगन और हेवरमैन का। अगला, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितने स्तर में बांटा गया है? ब्रूनर ने जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया है उसको कितने स्तर में बांटा गया है? तो वो बांटा गया है भाई टोटल 3 स्तरों में। पहला स्तर है क्रियात्मक, दूसरा है प्रतिबिंबात्मक, तीसरा है संकेतात्मक। तो 3 स्तरों में ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास को बांटा गया है। तो ये तो हो गया इकाई 1 के। अब बढ़ते हैं इकाई 2 की तरफ। चलिए हम बात कर लेते हैं इकाई 2 में जो प्रश्न पूछे गए थे, जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनकी बात करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर इकाई 2 के। तो इकाई 2 का पहला, कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? भाई कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपांजी पर किया था। सूझ की विशेषता क्या है? सूझ की विशेषता है भाई कि पुनरावृत्ति होती है, स्थानांतरण होता है, अभाव होता है। सही उत्तर क्या होगा इसका भाई? उपरोक्त सभी। जी हाँ, इसमें सब होते हैं। ठीक। अगला, अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं? तो अनुकूलित प्रक्रिया को प्रभावित करने का कारक विलंब है, हाँ, समय है, हाँ, अभ्यास भी है। तो ये सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यही सभी कारक हैं। अगला देखिए, पुनर्बलन। भाई पुनर्बलन जो है वो अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया की संभावना बढ़ती है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा? पावलोव का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया की संभावना बढ़ती है। किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। अगला, ज्ञानेंद्रियों एवं संवेदनाओं के केंद्र कौन होते हैं? तो भाई ज्ञानेंद्रियों संवेदनाओं के केंद्र होते हैं बृहत मस्तिष्क में। अगला, विस्मृति में बाधा के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विस्मृति में बाधा के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अ व ब दोनों। जी हाँ, ये दोनों हैं। अगला, अवधान की ब्राह्म दशा क्या है? 7वां, अवधान की ब्राह्म दशा है भाई अवधि। अवधान की ब्राह्म दशा है अवधि। 8वां देखिए, पुनः प्राप्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो पुनः प्राप्ति को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें से है ध्यान, अभिप्रेरणा, हस्ते। सब सही है, यानी कि द, इसका उत्तर होगा द। इसके बाद आज ये रिक्त स्थानों की पूर्ति पर बात करते हैं। भाई रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला, अवधि की ब्राह्म दशा है। भाई किस चीज़ की? अवधान की। अवधि जो है अवधान की ब्राह्म दशा है। दूसरा, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 स्तरों पर बांटा गया है। कितने स्तरों पर बांटा गया भाई? 3 स्तरों पर बांटा गया है, 3 स्तर पर। ठीक है। उसके बाद, परिप्रेक्ष्य में शिक्षण युक्तियाँ एवं गतिविधियाँ अधिगम प्रक्रिया पर आधारित हैं। किस परिप्रेक्ष्य में भाई? तो ये है हमारा संरचनावादी। किस परिप्रेक्ष्य में भाई? संरचनावादी। किससे मिलकर बना है? संरचनावादी। किस अवस्था में बालक क्रिया करके सीखने का प्रयास करता है? भाई वो कौन सी अवस्था होती है? वो अवस्था होती है क्रियात्मक अवस्था। जी हाँ, कौन सी अवस्था होती है? क्रियात्मक अवस्था। अधिगम उपदेशात्मक शिक्षण से अलग है। कौन सा अधिगम? अनुभवात्मक, अनुभव वाला, है ना। ये देखिए आप, अनुभवात्मक जो है वो अधिगम सबसे अलग है। 6वां देखिए भाई, अभिप्रेरणा। जी हाँ, अभिप्रेरणा एक मनोशारीरिक तथा आंतरिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया भाई? अभिप्रेरणा एक मनोशारीरिक तथा आंतरिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा की बात हो रही है। अब हम बढ़ते हैं एक वाक्य उत्तर की तरफ। अभी हमारा वस्तुनिष्ठ में से हो गया, खाली स्थान हो गया। अब एक वाक्य की बात करते हैं। तो इसमें पहला, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने स्तरों पर बांटा गया है? तो भाई 3 स्तर पर, सबको मालूम है। ठीक। दूसरा, आसुबेल विधि के लाभ लिखिए। भाई आसुबेल जो विधि होती है उसके लाभ लिखिए। तो आसुबेल विधि के लाभ भाई देख लो। आसुबेल विधि के लाभ, आसुबेल विधि में कम समय में कम साधनों में अधिक ज्ञान दिया जाता है। ये उसका लाभ है। आसुबेल विधि में कम समय कम साधनों में अधिक ज्ञान दिया जाता है। अगला देखिए, अनुभवात्मक अधिगम का प्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है डेविड कोल्ब के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? डेविड कोल्ब। जी हाँ, डेविड कोल्ब के द्वारा किया गया है। अगला, परासंज्ञान के तत्व बतलाइए। परासंज्ञान के जो तत्व हैं वो है पराबौधिक ज्ञान। कौन सा ज्ञान है भाई? पराबौधिक ज्ञान। साथ ही साथ इसमें हम और भी देख सकते हैं, पराबौधिक नियंत्रण और पराबौधिक अनुभव भी होता है। 5वां, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं मोटिवेशन। जी हाँ, दूसरों को उत्साह दिलाना, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? कोहलर ने अपना प्रयोग जो है किस जानवर पर किया था? तो चिंपांजी पर। हमने वस्तुनिष्ठ में भी इसको देखा था, चिंपांजी। जी हाँ, किस पर प्रयोग किया था? चिंपांजी पर। अगला, पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया की संभावना बढ़ती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है भाई, ये सीधा सीधा कहा गया है WF हिल का। किसका कथन है? WF हिल का। ठीक। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके दोनों इकाई के प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम बचे हुए प्रश्न उत्तरों की भी बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और नोट चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, डिटेल में सारे नोट्स मिल जाएंगे।